दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी यूपीएससी लैंड में। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें एसएससी और रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा ट्रिक से भी देखेंगे इसको, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटी का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका जो देखेंगे एमसीक्यू। जैसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक, मतलब ये निर्देशक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। ठीक है, ये 2012 आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है भाग 4 में। ठीक है, तो मतलब राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, टोटल पॉलिटी में मतलब संविधान में 22 भाग है, तो इसमें चौथे वाले में दिया गया। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि देखो भाई, अपना 4 लोग के कहने से मैं अपने नीतियों को, अपने सिद्धांतों को चेंज नहीं करूँगा। भले 4 लोग मुझसे खफा हो जाएं, ठीक है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, अपने नीति अपने सिद्धांत से भागूंगा नहीं, भले इससे मेरे 4 लोग मुझसे खफा हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 4। भाग पहला में क्या है? संघ और उसकी राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, और भाग दूसरा में नागरिकता का उल्लेख है। अब देखिए क्या है, जैसे पहला भाग शुरू हुआ तो पहला काम ही था संविधान में कि यार भारत को बनाना। भारत कई सारे राज्यों में बटा हुआ था, तो उनको संघ में एक ग्रुप में लाना। तो उसमें भाग में भी पहला है और अनुच्छेद में भी क्या है? पहला। अनुच्छेद पहला भी इसी का उल्लेख है। 1 से 4 तक अनुच्छेद में टोटल बनाए गए कि कैसे हम लोग राज्य को जोड़ सकते हैं। अब राज्य को जोड़ने के बाद क्या आएगा भाई? उसके नागरिक को जोड़ना। तो भाग 2 में उनका उल्लेख है, नागरिकता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन निम्न में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद की बात हो रही है कि किस भाग, जान लिया भाग 4 में भाई अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस में आते हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। मतलब अनुच्छेद 36 से लेके 36, 27, 37, 38, 39 टोटल मतलब 51 तक जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई राज्य का जब नीति निर्देशक सिद्धांत बना था तो उस समय कितने लोग थे? लगभग 36 से 50, 51 लोग थे। मतलब 36 से 50, 51 लोग थे उसमें। तो अब 36 यहाँ पे आप इंक्लूड होगा कि यार 36 से 50, 51 के आसपास लोग इसमें शामिल थे जब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जब बन रहा था। ठीक है, जब बन रहा था आप ऐसा याद कि 36 से 51 लोग शामिल थे उसको बनाने में। आप इस तरह याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का मैंने पहले बताया कि शुरुआत हुई संघ और राज्य बनाने में, तो अनुच्छेद भी पहला और भाग भी इसका क्या है? पहला ही है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिया गया? ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया। इस 2018-19 का ये क्वेश्चन है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया। जैसे हम लोग, हमारे देश का जो संविधान है वह किसी न किसी देश से लिया ही गया है, तो इसी तरह राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भी किसी देश से लिया गया होगा। अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या है? आयरलैंड। मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई देखो, मैं अपनी ज़मीन, आयरलैंड मतलब लैंड माने क्या होता है? एक तरह से ज़मीन होता है कि मेरा यह ज़मीन है, ठीक है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह मेरा कुछ सिद्धांत है और इसे भी मैं नहीं छोड़ सकता। जिस तरह मैं अपनी लैंड को, ज़मीन को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं अपने सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ सकता। तो आयरलैंड से आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब क्यों भारत के संविधान में इसे शामिल किया गया था? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सरकार की निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो इसे क्यों बनाया गया था? इसे बनाया गया था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाई राज्य का जो सिद्धांत है
क्यों बने? ताकि राज्य का कल्याण हो सके। बेसिक सा बात है कि राज्य का कोई नीति सिद्धांत बनेगा, क्यों बनेगा? ताकि राज्य का कल्याण हो सके। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के लिए नहीं बना है, ना ही मौलिक अधिकार, वो अलग से जाता है। राज्य मतलब आप ऐसा कि इसमें भी राज्य है, कल्याणकारी राज्य, और उसमें भी राज्य है। ठीक है, इसमें भी राज्य है और उसमें कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्याय, उचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? ये SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो अनुच्छेद है उसमें काम के लिए न्याय, उचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसा काम, उसमें थोड़ी मानवीय स्थितियाँ, मेरी जो स्थिति हो वो ठीक ठाक हो, मुझे ऐसा काम है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, अनुच्छेद 42 में है। तो अब इसमें यह जो है किस बारे में है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार। तो यह किस में है, मतलब पूछा है कि यह 42वां। तो हमें पता है कि 36 से लेके 51 तक के बीच में जितने भी आते हैं सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक लोग इसमें सिद्धांत को बनाने में शामिल थे। तो 36 से 51 तक जितने भी सिद्धांत हैं वह सब किसमें आएंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अनुच्छेद भी पूछता है, कई बार पूछा है SSC में। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि काम के लिए जो है न्याय, उचित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में? जैसे इसमें लिखा है अनुच्छेद 42। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई मेरी एज जो है 42 साल हो गई है, मेरी एज 42 साल हो गई है, अब मुझे कोई ऐसा काम दिला दे, मुझे ऐसा कोई काम दिला दे कि काम भी मिल जाए और थोड़ा बहुत मेरे को राहत भी मिल जाए। ठीक है, कोई काम भी मिल जाए और मुझे राहत भी मिल जाए, ताकि मेरी स्थिति, मानवीय स्थिति क्या रहे? सही रहे। मेरी उम्र 42 साल की हो गई है, मुझे कोई ऐसा काम दिला दे ताकि मुझे राहत भी मिल जाए और मेरी मानवीय स्थिति क्या रहे? ठीक रहे। तो आप इसे याद कर सकते हैं। इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया? ये SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि इनमें से किसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है? सूचना का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, समान काम के लिए समान वेतन, और समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा, कानूनी सहायता। तो कौन सा है? सूचना का अधिकार। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक में नहीं आता। और कौन कौन आता है? ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, ये भी राज्य के नीति निर्देशक। समान काम के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये तीनों आते हैं। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, किस राज्य में लागू है? ठीक है, ये असम 2006 क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, गोवा, नागालैंड और मिजोरम। तो ये किस राज्य में है? गोवा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड। ठीक है, कॉमन सिविल कोड है। अब इसको आप कैसे करें कि यार मैं तो कॉमन आदमी हूँ, मैं तो कॉमन सिविल आदमी हूँ, मैं गोवा जाके कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? ठीक है, मैं कॉमन सिविल आदमी हूँ, मैं गोवा जाके कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? जनरली लोग गोवा घूमने जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं, तो मैं कॉमन सिविल आदमी हूँ, मैं गोवा जाके कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? इसमें जो है समान जो है कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में लगा हुआ है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ये देखिए SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या जिसे कॉमन सिविल कोड बोलते हैं वह किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 44वें, 46वें, 45वें, 43वें। अब देखिए 36 से 51 तक के बीच में यह है, इसका मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत ही आता है। और समान नागरिक संहिता किस में आएगा? तो किस में आएगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए समान माने क्या होता है? इक्वल। और यहाँ पे 4 क्या है? बराबर ही तो है आपस में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 बार 4 आ गया है, तो एक तरह से बराबर संख्या। तो समान नागरिक संहिता में ऐसा शब्द ढूंढिए जो आपस में बराबर हो। 4। ठीक है, क्या हो? 4। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो यह किसमें क्वेश्चन है? SSC JEE में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दीजिए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या है?
शांति और सुरक्षा। तो ये किसमें है? ये भी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति व्यवस्था किस तरह बनाया जाए, उसके बारे में इसका उल्लेख है। निम्न में से ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, 41 या 42। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। अब इसको कैसे आते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन। गांव में जब बड़े बुजुर्ग कोई होता है मैटर, तो क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। तो अब ऐसे याद करिए कि अनुच्छेद 40 कि भाई मान लो कोई है चंदन, अब चंदन गया ग्राम पंचायतों का गठन करने, तो लोगों ने कहा यार तेरी उम्र तो अभी 40 साल है, तेरी उम्र तो अभी 40 साल है, इसलिए तू ग्राम पंचायत का गठन नहीं कर सकता। चंदन भाई तेरी उम्र कितनी है? 40 साल है, तो ग्राम पंचायत का गठन नहीं कर सकता। तो आप ऐसे याद करिए कि 40 जहाँ हैं वहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन से रिलेटेड अनुच्छेद है। ठीक है। निम्न में से किसी लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए मौलिक अधिकार के लिए तो आप कानून जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मौलिक अधिकार में बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो आप कानून में जाके न्यायालय जाके कह सकते हैं कि भाई ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं राज्य के, इसके लिए आप सिद्धांत जो तत्व है उसके लिए आप कानून नहीं जा सकते। जैसे जनरली क्या होता है कि लिखा है इसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन क्या इंडिया में मिलता है? नहीं मिलता। जैसे अगर सेम काम हो तो लड़कियों को कम मिलता है सैलरी और लड़कों को ज़्यादा मिलता है सेम काम के लिए, लेकिन रूल ये है कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। नहीं तो लड़कियां तो तुरंत फ़ौरन भाग के चली जाती कि हम लोगों को सैलरी नहीं दे रहे हैं इक्वल। तो यहाँ पे राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, इनमें कानून आप न्यायालय जा नहीं सकते। जबकि मौलिक अधिकार जिनमें बहुत सारे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अनुसार अधिकार, कोई धर्म से रिलेटेड अधिकार, उसको भी हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन राज्य का जो नीति निषेध तत्व है इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है? ठीक है, मतलब इनको कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, पृथक्करण है। 48, 249, 50 या 51। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 50 कि मतलब अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो गई हैं? अलग अलग हो गई हैं, पृथक्करण। तो अब पृथक्करण का मतलब इसको कैसे याद कर सकते हैं? पृथक्करण मतलब बंटवारा। तो भाई ऐसा करते हैं ना, 50-50 बांट लेते हैं। 50-50 क्या करते हैं? पृथक्करण कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो यहाँ पे 50-50 से आप याद कर सकते हैं अनुच्छेद 50 कि यार 50-50 बांट लेते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह किसने कहा है? कि राज्य के निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.टी. शाह, केशवानंद भारती। तो किसने कहा है? के.टी. शाह ने। ठीक है, किसने कहा है? के.टी. शाह जी ने कहा है कि राज्य का नीति निषेध तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। मतलब ये इसलिए बोला है के.टी. शाह ने कि इसमें आप न्यायालय तो जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो बैंक अपने मनमाना है कि राज्य मानेगी तो ठीक ठीक, नहीं मानेगी तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए के.टी. शाह ने बोला है कि राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे आप कह सकते हैं कि यार नीति, राज्य का नीति क्या है? जो नीति सिद्धांत है वह शाह है। क्या है? शाह है। मतलब चोर नहीं है, बना है शाह के लिए। ठीक है, शाह के लिए बना है, के.टी. शाह। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 45? इसमें आता है अनुच्छेद 48 का। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि पर्यावरण का भाई संरक्षण करना है और वन्य जीवों की रक्षा भी करनी है। तो मैंने क्या कहा कि यार कि ऐसे याद कर सकते कि मान लो चंदन कि यार तुमको मैंने कितनी बार कहा कि जाके पर्यावरण का संरक्षण करो और जो जानवर है उनकी रक्षा करो। ठीक है, तो मतलब मैंने तुमको ऐसे आपके कि 48 बार बोल दिया कि 48 बार कर चुका हूँ कि जाके पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। मैंने तुमको 48 बार। तो चंदन बोला ठीक है, मगर मेरी मर्जी है, तू 48 बार और कह।
कह मतलब कह से आप समझ लीजिए क, कि चंदन बोला कि तू 48 बार और कह, उसके बाद ही मैं जाऊंगा और तब मैं पर्यावरण का संरक्षण करूंगा और वन्य जीवों की रक्षा करूंगा। 48 बार बोला, लेकिन बोला 48 बार और कह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है? अनुच्छेद 39 का 39 ख, 39 ग या 44। अनुच्छेद 39 क में बोलता है कि भाई साहब समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि मिलता ही नहीं 39 क में। ठीक है, 39 क। यहाँ पे अब ऐसे कर सकते हैं कि मैं तो भाई 39 साल से मैं 39 साल से कह रहा हूँ कि मुझे क्या दो, समान कार्य के लिए समान वेतन दो। मैं 39 साल से कह रहा हूँ कि मुझे समान कार्य के लिए समान वेतन दो, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो 39 कह रहा हूँ से आप कॉरिलेट कर लीजिए, 39 का 39 साल। ठीक है। अनुच्छेद 39 ख में क्या है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार रखना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। अब 39 बार कह रहा हूँ तो जा पैसा किसके रहा है? ख के पास। तो जब ख के पास जा रहा है तो ऐसा नियम बनाया गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण ऐसा होना चाहिए ताकि सभी को फायदा हो सके। इसके बारे में इसका उल्लेख है, पैसे के बारे में उल्लेख है। अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है इसमें कि शायद ये बन जाए। जैसे अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40, 41, 42 या 43? तो अनुच्छेद 41 में ही आता है। ठीक है, वृद्धावस्था और अन्नपूर्णा योजना अनुच्छेद 41। क्या है अनुच्छेद 41? वही कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो जो योजनाएं चलाती हैं सरकारें वो अनुच्छेद 41 के तहत ही चलाती हैं ताकि लोगों को थोड़ा बहुत काम मिल जाए, एजुकेशन फ्री में मिल जाए, लोगों की सहायता हो सके। मतलब यहाँ पे क्या है कि इससे ऐसा समझिए कि इस योजना से 41 लोगों को डायरेक्ट काम मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि अन्नपूर्णा योजना से डायरेक्ट 4100 लोगों को काम मिलेगा। तो 4100 से आप उसमें से डबल जीरो हटा लीजिए, 41 बना लीजिए कि 4100 लोगों को अन्नपूर्णा योजना से या वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभ मिलेगा 4100 लोगों को। तो यहाँ पे आप 41 कर लीजिए, 41। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्न में से कौन सा प्रावधान है? SSC CGS CHSL 2020 का क्वेश्चन है लेटेस्ट, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्न में से कौन सा प्रावधान है? देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, कारखानों तथा खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या है? प्राकृतिक महत्व के स्मारक तथा स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, मतलब जो पूरी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, स्मारक हो चाहे वस्तु हो या स्थान हो, उनका संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में बताया गया। तो अब ऐसा कि एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो इन सब की क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है। तो मैंने पूछा बाबा आपकी एज क्या है? तो उसने कहा भैया मेरी एज 49 साल है और मेरा काम है कि जो पुरानी वस्तुएं हैं उनकी स्मारकों और वस्तुओं की संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना। तो मैंने कहा यार आपकी एज भी 49 साल हो गई, आपको भी क्या ज़रूरत है? आप भी पुराने हो गए हैं तो आपको भी क्या ज़रूरत है? संरक्षण की ज़रूरत है। तो उनकी भी एज 49 साल है, तो 49 से आप समझ लीजिए अनुच्छेद 49, और उनको भी संरक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ये SSC CHSL 2021 का ये भी क्वेश्चन है। अलग अलग जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वही है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट कभी इवनिंग शिफ्ट, तो वो सब है। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50? तो कौन सा है? अनुच्छेद 48। अब कृषि करना, खेती करना और पशुपालन करना, भाई इसको कैसे याद कर सकते हैं अनुच्छेद 48 को? कि भाई मैं ऐसा है ना कृषि करता हूँ, इसमें मेरे 24 घंटे लग जाते हैं, और पशुपालन भी करता हूँ, इसमें भी 24 घंटे लगते हैं। मतलब मैं खेती भी करता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ, तो मुझे इतना में काम करना पड़ता है कि मेरे 24 घंटे मुझे क्या लगते हैं? 48 घंटे लगते हैं। मेरे 24 घंटे मुझे 48 घंटे लगने लगते हैं। मैं इतना काम करता हूँ मैं खेती
पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों की आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ये SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है कि मतलब राज्य को नागरिकों की आजीविका चलाने के लिए भाई साधन दिलाओ, कोई काम करे। 32, 35, 36 या 39, तो अनुच्छेद 39, यानी आप ऐसे कीजिए कि 39 मतलब 3 माह और 9 माह ऐसे कर लीजिए कि यार मैं 3 महीने से लेकर 9 महीने तक बेरोजगार हूँ और राज्य को चाहिए कि आजीविका चलाने के लिए कोई पर्याप्त साधन मुझे उपलब्ध कराए। मैं पिछले 3 महीने से बेरोजगार था, अब तो 9 महीने हो गए, तो यहाँ पे 3 महीने का 3 और 9 महीने का 9 मतलब 39। आप यहाँ रिलेट कर लीजिए, मैं 39 साल का हूँ और पिछले मैं 3 महीने से लेकर 9 महीने तक बेरोजगार हूँ, तो यहाँ पर डबल 39। तो आप अनुच्छेद 39 कि मैं 39 साल का हूँ और पिछले 3 महीने से लेकर 9 महीने तक बेरोजगार हूँ, सरकार आजीविका चलाने के लिए कोई मुझे साधन उपलब्ध कराए। कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ये भी SSC MTS 2021 का क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में मॉर्निंग में पूछा गया कि राज्य के लोगों को कल्याण का बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाए। अनुच्छेद 36, 35, 38, 40, तो इसका सही आंसर है 38 की मतलब कि 38 मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाए। तो आप ऐसा करिए कि सरकार ने 38 लोगों का गठन किया ताकि राज्य का कल्याण हो सके और सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके। क्या सरकार ने, राज्य ने 38 लोगों का गठन किया ताकि सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।